सेमियन मोगिलेविच कोई टिपिकल गैंगस्टर नहीं है। वो अपना दिमाग यूज करता है, सिर्फ मसल पावर नहीं। यही बात उसे क्राइम की दुनिया में सबूत से अलग बनाती है। उसके ऑपरेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जहां तक हो सके वो डायरेक्ट वायलेंस से बचता है। उसकी पावर उसके इंटेलेक्ट से आती है। वो समझता है कि मॉडर्न अंडरवर्ल्ड में असली कंट्रोल फाइनेंशियल लेवरेज और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से आता है। इसी अंडरस्टैंडिंग ने उसे एक ऐसा एम्पायर बनाने में मदद की जो बहुत बड़ा भी है और रिजिलियंट भी। उसका अप्रोच सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल क्राइम्स पर फोकस करता है। वो पैसे को समझता है और जानता है कि इंटरनेशनल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। वो इन सिस्टम्स की वीकनेसेस का फायदा उठाता है। यही उसका प्राइमरी हथियार है। ब्रूट फोर्स उसके लिए सेकेंडरी है। वो केयरफुल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को प्रेफर करता है। यही उसके क्रिमिनल एम्पायर की पहचान है। उसके क्राइम्स अक्सर लेजिटिमेट दिखने वाले बिजनेस स्ट्रक्चर्स में छिपे होते हैं, जिससे उन्हें डिटेक्ट करना और इफेक्टिवली प्रोसिक्यूट करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट हो जाता है। उसे द ब्रेनी डॉन का निकनेम मिला। ये टाइटल उसके मेथड्स को दिखाता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उसकी इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट करती हैं। वो उसे एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट मानते हैं। ये वीडियो उसकी लाइफ, उसके हम्बल बिगिनिंग से उसके राइज और उसके मेजर क्रिमिनल एंटरप्राइजेस को एक्सप्लोर करेगा। उसकी कहानी मॉडर्न ट्रांसनेशनल क्राइम की एक झलक है। सेमियन युडकोविच मोगिलेविच का जन्म 1946 में यूक्रेन के कीव शहर के पोडिल इलाके में हुआ था, जो तब सोवियत यूनियन का हिस्सा था। लाइफ वॉज हार्ड इन पोस्ट वॉर यूएसएसआर। रिसोर्सेज की कमी थी और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थी। इस माहौल ने उसके शुरुआती आउटलुक को शेप किया। उसने रिसोर्सफुल बनना सीखा। उसने आम लोगों के स्ट्रगल्स को फर्स्ट हैंड देखा। उसने हायर एजुकेशन ली। वेस्टर्न यूक्रेन की एलविव यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। उसे डिग्री मिली। ये इकोनॉमिक ट्रेनिंग आगे जाकर बहुत इनवैल्यूएबल साबित हुई। इससे उसे ऐसे टूल्स मिले जो दूसरों के पास नहीं थे। वो मार्केट्स और फाइनेंस को डीपली समझता था। इस फॉर्मल एजुकेशन ने उसे इकोनॉमिक थ्योरीज और फाइनेंशियल सिस्टम्स की सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग दी। उसकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन ने उसे सबूत से अलग खड़ा कर दिया। उसने सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सीखा। उसने सीखा कि पैसे के सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। उसने देखा कि उन्हें कैसे बेंड और ब्रेक किया जा सकता है। यही नॉलेज उसके क्रिमिनल करियर का फाउंडेशन बना। उसने एकेडमिक प्रिंसिपल्स को क्रिमिनल प्रॉफिट में बदल दिया। उसकी इंटेलिजेंस शुरू से ही एविडेंट थी। बहुत से क्रिमिनल्स जो इंटिमिडेशन पर रिलाई करते हैं, उनके अनलाइक मोगिलेविच का दिमाग बहुत शार्प था। उसकी इकोनॉमिक एक्सपर्टीज ने उसे कॉम्प्लेक्स फ्रॉड्स डिवाइस करने में हेल्प की। वो एक अलग तरह के क्रिमिनल एंटरप्राइज के लिए तैयारी कर रहा था। 1970s और 1980s में बहुत से सोवियत जूस को देश छोड़कर जाने की परमिशन मिली। वो इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे कंट्रीज जा रहे थे। उन्हें बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी वैल्यूएबल चीजें साथ ले जाना चाहते थे। इससे एक वल्नरेबल ग्रुप बन गया। मोगिलेविच को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी। वो इसका फायदा उठाने के लिए तैयार था। ये लोग अक्सर अपनी लाइफ सेविंग्स और कल्चरल हेरिटेज में से जो कुछ भी बचा सकते थे, उसे बचाने के लिए डेस्परेट थे। मोगिलेविच ने एक कनिंग स्कीम बनाई। उसने इन जाने वाले ज्यूइश फैमिलीज को अपना शिकार बनाया। उसने उनके एसेट्स, आर्ट, एंटीक्स, ज्वेलरी और फॉरेन करेंसी खरीदने का ऑफर देकर उनकी हेल्प करने का नाटक किया। उसने प्रॉमिस किया कि जब वो अब्रॉड सेटल हो जाएंगे तो वो उन्हें फंड्स भेज देगा। वो एक हेल्पफुल फिगर बनकर सामने आया। उन्होंने अपनी पोजेशंस उसे ट्रस्ट करके दे दी, लेकिन रियलिटी एक क्रूअल धोखा था। मोगिलेविच अक्सर उनकी वैल्यूएबल आइटम्स के लिए उन्हें बहुत कम पैसे देता था। कभी कभी तो वो कुछ भी पे नहीं करता था। प्रॉमिस किए गए मनी ट्रांसफर्स शायद ही कभी हुए। उसने बस वो एसेट्स अपने पास रख लिए और उन्हें लार्ज प्रॉफिट पर बेच दिया। ये उसकी पहली सिग्निफिकेंट डॉलर थी जो उसने जमा की। ये टूटे हुए वादों और उम्मीदों के एक्सप्लॉयटेशन पर बनी थी। अर्ली 1990s में बहुत बड़े चेंजेस आए। द सोवियत यूनियन टूट गया। इससे केओस तो हुआ, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी मिली। बॉर्डर्स खुल गए और स्टेट कंट्रोल्स कमजोर हो गए। मोगिलेविच जैसे एम्बिशियस क्रिमिनल्स के लिए यह एक गोल्डन एज था। उसने इन नई पॉसिबिलिटीज को झट से पकड़ लिया। उसने अपने ऑपरेशंस तेजी से एक्सपैंड किए। मोगिलेविच ने अपना बेस ऑफ ऑपरेशंस हंगरी के बुडापेस्ट में मूव कर लिया। वहां से उसने मोगिलेविच सिंडिकेट बनाया। यह कोई छोटा मोटा गैंग नहीं था।
ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन था। इसके जाल कई कंट्रीज में फैले हुए थे। उसने अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए एक हंगेरियन औरत कैटलिन पाप से शादी की। इससे उसे लेजिटिमेसी और लोकल कनेक्शंस मिले। द सिंडिकेट कई तरह की इलिसिट एक्टिविटीज में शामिल था। मनी लॉन्ड्रिंग उनका कोर बिजनेस था। उन्होंने कई क्रिमिनल ग्रुप्स के लिए बिलियंस की मनी लॉन्डर की। आर्म्स ट्रैफिकिंग उनकी दूसरी स्पेशलिटी थी। अलेजिडली उसने ईरान और इराक को हथियार बेचे। वो ड्रग ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स में भी डील करते थे। उसके ऑपरेशंस सोफिस्टिकेशन की मिसाल थे। उसने सैकड़ों शेल कंपनीज का इस्तेमाल किया और इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम्स को आसानी से मैनिपुलेट किया। मोगिलेविच के क्राइम्स के शीर स्केल ने आखिर सबका ध्यान खींचा। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। उसकी एक्टिविटीज इतनी बड़ी और इतनी ब्रेजन थीं कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता था। द एफबीआई इन द यूनाइटेड स्टेट्स को उसमें पर्टिकुलरली इंटरेस्ट आया। वो उसे एक मेजर थ्रेट मानते थे। उसके फाइनेंशियल मैनिपुलेशंस वेस्टर्न इकोनॉमीज को इंपैक्ट कर रहे थे और उसकी आर्म्स ट्रैफिकिंग से डायरेक्ट सिक्योरिटी रिस्क्स पैदा हो रहे थे। इन 2003 द एफबीआई ने मोगिलेविच को YBM मैग्नेक्स इंटरनेशनल से जुड़े एक मैसिव फ्रॉड स्कीम में उसके एलिज्ड रोल के लिए अपनी 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स की लिस्ट में डाल दिया। ये कंपनी पेंसिल्वेनिया में बेस्ड थी और इसने इन्वेस्टर्स के साथ $150 मिलियन का फ्रॉड किया था। दूसरी पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी नोटिस लिया। इजराइल की मोसाद रिपोर्टेडली उसे मॉनिटर कर रही थी। अमेरिका में CIA भी उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए थी। डिस्पाइट दिस इंटेंस स्क्रूटनी, मोगिलेविच इनक्रेडिबली इलूसिव साबित हुआ। ऐसा लगता था कि वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट में सेमियन मोगिलेविच को द 24th of January 2008 को मॉस्को में अरेस्ट कर लिया गया। उसे रशियन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ऑफिशियल चार्ज आर्बर्ट प्रेस्टीज नाम की एक कॉस्मेटिक्स फर्म से जुड़े टैक्स इवेजन का था। आर्बर्ट प्रेस्टीज के ओनर व्लादिमीर नेक्रासोव को भी अरेस्ट किया गया। द वर्ल्ड्स मीडिया ने इस अरेस्ट पर एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया। बहुत सी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को उम्मीद थी कि यह उसके भागने का अंत है। द यूनाइटेड स्टेट्स उसे काफी समय से एक्स्ट्राडाइट करवाना चाहता था। यह एक मेजर ब्रेक थ्रू लग रहा था। फॉर अ मोमेंट इट अपीयर्ड दैट द ब्रेनी डॉन को आखिर जस्टिस मिल ही जाएगा। हाउएवर, उसकी कैद शॉर्ट लिव्ड थी। मोगिलेविच को द 24th of July 2009 को प्रिजन से रिलीज कर दिया गया। उसे करीब 18 महीने तक रखा गया था। उसकी रिलीज का ऑफिशियल रीजन ये दिया गया कि उसे फ्लाइट रिस्क नहीं माना गया। उसके खिलाफ चार्जेस बाद में ड्रॉप कर दिए गए। बहुतों का मानना था कि रशिया में उसके हाई लेवल कनेक्शंस ने उसकी आजादी सिक्योर की। वो रशिया में अनटचेबल बना रहा। आज माना जाता है कि सेमियन मोगिलेविच रशिया में मॉस्को में या उसके आसपास फ्रीली रहता है। वो काफी लग्जरी की लाइफ जीता है, सिक्योरिटी से घिरा हुआ। वो ट्रेडिशनल सेंस में छिपा हुआ नहीं है, लेकिन वेस्टर्न जस्टिस सिस्टम्स की पहुंच से बाहर है। रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स के एक्सट्रेडिशन को प्रोहिबिट करता है। मोगिलेविच के पास रशियन सिटीजनशिप है और भी देशों की सिटीजनशिप के साथ। ये लीगल प्रोटेक्शन उसे एक सेफ हेवन देती है। डिस्पाइट न्यूमरस इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट्स, इंक्लूडिंग फ्रॉम द FBI, उसे रशिया से फोर्सिबली हटाया नहीं जा सकता। हालांकि वो पब्लिक में कम दिखता है, रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो अभी भी एक्टिव है। उसका वास्ट क्रिमिनल नेटवर्क शायद अभी भी ऑपरेट कर रहा है। हो सकता है वो अभी भी कई इलिसिट एंटरप्राइजेस में इन्वॉल्व हो। वो इतना एक्सपीरियंस्ड और इतना कनेक्टेड है कि वो सिंपली रिटायर नहीं हो सकता। द ब्रेनी डॉन शायद अभी भी पर्दे के पीछे से अपनी गोटियां चलता है। उसका इन्फ्लुएंस बना हुआ है, शायद अब एक एडवाइजरी कैपेसिटी। वो इम्प्यूनिटी का सिंबल बना हुआ है। वाह। फोर्ब्स मैगजीन ने एक बार सेमियन मोगिलेविच को द मोस्ट डेंजरस मॉबस्टर इन द वर्ल्ड कहा था। ये टाइटल उसकी फियरसम रेपुटेशन को हाईलाइट करता है। ये उसके क्रिमिनल एम्पायर के स्केल और सोफिस्टिकेशन को दिखाता है। वो सिर्फ कोई और क्राइम बॉस नहीं था, उसे एक ग्लोबल थ्रेट के तौर पर देखा जाता था। रिपोर्टेडली मोगिलेविच एक पॉलीग्लॉट है जो कई लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोलता है। इनमें उसकी नेटिव यूक्रेनियन और रशियन के साथ साथ इंग्लिश और पॉसिबली हंगेरियन और जर्मन भी शामिल है। ये लिंग्विस्टिक स्किल एक बहुत बड़ा एसेट थी। इससे उसे अपना इंटरनेशनल नेटवर्क ऑपरेट करने में मदद मिली।
उसकी फॉर्च्यून बिलियंस में एस्टिमेट की जाती है। इस वेल्थ का बड़ा हिस्सा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल फ्रॉड के जरिए बनाया गया था। उसने शेल कंपनीज का एक वास्ट नेटवर्क इस्तेमाल किया। YBM मैग्नेक्स इंटरनेशनल ऐसी ही एक कंपनी थी जो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थी। इंटरपोल ने उसके खिलाफ मल्टीपल रेड नोटिसेस जारी किए हैं, फिर भी वो अब तक पकड़ से बाहर है। सेमियन मोगिलेविच ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया पर एक अनडिनायबल छाप छोड़ी है। वो एक पैराडिग्म शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसने दिखाया कि इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल एक्यूमेन सिर्फ वायलेंस से कहीं ज्यादा पोटेंट हथियार हो सकते हैं। वो ग्लोबल स्केल पर एक व्हाइट कॉलर गैंगस्टर था। उसके मेथड्स इनोवेटिव और इफेक्टिव थे। उसने इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के लिए खेल ही बदल दिया। उसने दिखाया कि सबूत से बड़ी चोरियां बंदूक से नहीं, बल्कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑफशोर कंपनी और एक करप्टिबल ऑफिशियल के साथ की जा सकती है। वो क्राइम के ग्लोबलाइजेशन में एक पायोनियर था। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा उसने खुले बॉर्डर्स का एक्सपर्टली फायदा उठाया। उसने नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया और ग्लोबल फाइनेंस के इंटरकनेक्टेडनेस को समझा। मोगिलेविच का करियर इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट के सामने आने वाले सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। उसकी अलग अलग जुरिस्डिक्शंस में ऑपरेट करने और सेफ हेवंस ढूंढने की एबिलिटी ग्लोबल क्राइम से निपटने में नेशनल सॉवरेंटी की लिमिट्स को दिखाती है। उसकी लेगेसी एक सोफिस्टिकेटेड, इल्यूसिव और हाईली इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल मास्टरमाइंड की है। द ब्रेनी डॉन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के एक नए युग का एक पोटेंट सिंबल बना हुआ है।